नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जो है तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे साथ जो है कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। इकाई 4 जो कि एमपीपीएससी प्री के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है इंडियन ज्योग्राफी, और दूसरा देखने को मिलेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। दोनों ही की उसको लेकर ध्यान में रखकर यहाँ पे बेस्ट 200 क्वेश्चन कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मैंने अभी जो है दो सीरीज़ यहाँ पे यानी कि दो सेट आपको हल करवा चुका हूँ। ये कौन सा है? आपका तीसरा सेट है। तीसरे सेट को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ ही उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए उद्यानों के नाम दिया है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। जैसे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क की अगर बात करें, दूसरे होते हैं सेंचुरी यानी कि अभ्यारण्य। तो जो चीज़ें जैसे कुछ पक्षी पौधे पौधे या फिर पशु की बात करें, पशु या पक्षी जो चीज़ें विलुप्त हो चुकी होती है, दूसरी विलुप्त होने के कगार पे होती है और संकटग्रस्त होती है। तो देखिए जिनमें संकट आने वाला उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो संकटग्रस्त है, मतलब अभी जिनको बचाया जा सकता है, उनको बचाने के लिए दो चीज़ें होती है। एक तो होता है नेशनल पार्क, दूसरा होता है सेंचुरी। ठीक है, तो दो चीज़ें देखने को मिलती है, उसी में होता है आपका राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान मतलब होता है नेशनल पार्क। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पाबंदी होती है मानव के हस्तक्षेप के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ मिलता है? ये मिलता है मध्य प्रदेश में। गिर आपका मिलता है गुजरात में। ठीक है, जिम कॉर्बेट मिलता है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड मतलब यूके आप बोल दो। और काजीरंगा मिलता है आपका असम में। तो सबसे पहले की अगर बात करें, सबसे पहला नेशनल पार्क भी यही था और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही था। तो देख सकते हैं हम, देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, ये पहला यानी सबसे पुराना है भारत का। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप यहाँ देखिए, आपको मैप में दिखा देता हूँ मैं। काजीरंगा की अगर बात करें तो असम के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। उसके बाद जिम कॉर्बेट की बात करें, देखिए उत्तराखंड में देखने को मिलता है। गिर की बात करें तो गिर आपका मिलता है गुजरात में, और कान्हा मिलता है हमारा जो भारत का हृदय है मध्य प्रदेश, इसके अंतर्गत। ठीक है, यहाँ देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में इसे स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट रखा गया। ठीक है, इसके अलावा यह उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर जो है उसके पास स्थित है। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर पड़ा है। एक व्यक्ति उनके नाम पर, जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट पड़ा है, जिन्होंने इसकी स्थापना की। और बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला जो है ये पहला नेशनल पार्क था। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो जिम कॉर्बेट है उसको टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कौन से सन में यहाँ पे उपाधि दी गई? ठीक है, तो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। सेकंड जो था काजीरंगा, काजीरंगा आपका असम के अंतर्गत है और ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए यहाँ पे यानी भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य इसकी बात करें तो गुजरात में है, और ये जो है आपका एशिया में जो सिंह होते हैं, जो बब्बर शेर आप ध्यान में रखते होंगे, जैसे जो दुर्गा जी वाला बब्बर शेर होता है ना, जिसके आसपास बहुत सारे बाल होते हैं, उस बब्बर शेर के लिए निवास के लिए एकमात्र स्थान माना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, कान्हा टाइगर रिजर्व की, तो भारत के अंतर्गत ये मध्य प्रदेश में है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है का मतलब, जैसे आपको कुछ यहाँ पर तेल शोधनशाला, ठीक है, दी है एक तरफ और एक तरफ दी है उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो तातीपाका जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, ये ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ये इसके द्वारा स्थापित है, बिल्कुल सही है। डिगबोई जो कि असम में है, ये आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसके द्वारा है स्थापित, बिल्कुल सही है। कोयली गुजरात, ये एचपीसीएल, ये जो है आपका गलत है। इसके अलावा बीना मध्य प्रदेश की अगर बात करें, बीना जो है मध्य प्रदेश सागर के अंतर्गत, बीपीसीएल, ये भी सही है। तो कोयली गुजरात आप देखिए, इनकी लोकेशन भी देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश आप ध्यान में रखिए ये वाला, ठीक है। असम आपको ध्यान में रखना ये वाला। उसके बाद आप देखिए, आपको कोयली जो गुजरात में है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया वो हम अभी बात करेंगे। बीना जो है आपका मध्य प्रदेश सागर के अंतर्गत है। तो कोयली जो है आपका कोयली बड़ोदरा में स्थित है, गुजरात के अंतर्गत, ध्यान में रखिए। तो ये इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, ठीक है।
IOCL के द्वारा इसे स्थापित किया गया और वही इसको चलाती है। 1965 से ये कार्यरत है शोधन के रूप में, और भारत में, उत्तरी भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को ये जो है सप्लाई करता है। दिसंबर 2017 में इस शोधन शाला की कुल क्षमता की बात करें तो 13.7 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें, इस हिसाब से 2021 में होना था, पर अभी पूछा गया है 2011 के हिसाब से, तो सबसे कम देखने को मिलती है बिहार। ठीक है, और बिहार की जो साक्षरता दर है 61.8% है, पुरुष 71.2 और महिला जो है 51.5। देखिए काफ़ी मतलब 50-50 का यहाँ पे आंकड़ा हो गया है। सबसे अधिक साक्षरता आपको केरल राज्य में देखने को मिलती है, दक्षिण भारत का राज्य 94%। यहाँ पे पुरुषों की जो संख्या है 96 के आसपास है और महिलाओं की जो संख्या है 92% के आसपास है। भारत में 2011 की जनगणना हुई थी, उसके बाद से 2021 में होना था, कोरोना के कारण ये आगे बढ़ चुकी है। इस जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या जो है 1 अरब 21 करोड़ के लगभग हमको देखने को मिली थी, पर अभी की बात करें तो ये 1.5 अरब के आसपास हो गई होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें आपको मिलेगा 62 करोड़ के आसपास जो है पुरुष देखने को मिलते हैं और 58 या 58.5 के आसपास आपको 58.5 करोड़ के आसपास महिलाएं देखने को मिलती है। 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या है उसमें आपको 181.5 मिलियन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस दौरान देश की साक्षरता 64.83 यानी कि जो है आपका उससे बढ़कर आपकी 69 यानी कि 69.3% हो गई है 2011 के हिसाब से। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण व पूरब पश्चिम गलियारा, जिसे हम कॉरिडोर भी बोलते हैं, जो कि देखिए आपको श्रीनगर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है और एक शाखा उसकी इधर भी गई है केरल के तरफ। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं पूरब और पश्चिम को जोड़ने के लिए आप देखिए यहाँ पे जो पोरबंदर है गुजरात के अंतर्गत, और यहाँ पे आपको मिलेगा सिलचर, इस तक भी एक रास्ता है जो कि पूरब पश्चिम गलियारा कहलाता है और ये कहलाता है उत्तर दक्षिण गलियारा। दोनों कहीं ना कहीं काटते हैं, मतलब कहाँ काटेंगे? उत्तर प्रदेश के झांसी के अंतर्गत काटेंगे। तो किस शहर में मिलान होता है? झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी के अंतर्गत ये मिलान होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। यहाँ देखिए झांसी तो हमारा उत्तर हो गया। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है मुख्य रूप से NH44 के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें आप देखिए बहुत सारे शहर यहाँ पे क्रॉस होते हैं, और एक शाखा मैंने बताया था जो कि केरल के अंतर्गत देखने को मिलती है, कोयम्बटूर, पलक्कड़, कोच्चि, इस प्रकार होते हुए। तो NH544 यानी कि 544 के अंतर्गत देखने को मिलता है। पूरा पश्चिम गलियारा मुख्य रूप से NH27 के अंतर्गत देखने को मिलता है, ये देख सकते हैं आप। पठार, देखिए यहाँ पे पठार, पठार का मतलब होता है प्लेटू। एक होता है आपका मैदान, ठीक है, मैदान मतलब सपाट भूमि, और एक होता है पठार। पठार का मतलब होता है जो मैदान से थोड़ा, जैसे ये मैदान है, मैदान से थोड़ा ऊपर उठी हुई भूमि को हम क्या बोलते हैं? पठार। और अगर इसी में नोक लगा दिया जाए यानी कि इसके जो है पीक हो जाए, पीक मतलब चोटी, तो उसे हम क्या बोल देंगे? पर्वत। तो यहाँ पे बात की जा रही पठार की। पठार पर स्थित नगर कौन सा है? तो यहाँ पे स्पेन, जो कि यूरोप के अंतर्गत है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। मैड्रिड जो है आपका पठार पर स्थित नगर है। बुखारेस्ट आपकी रोमानिया की राजधानी है। जामनगर गुजरात के अंतर्गत है। सिंगापुर आपका जो है मलेशिया और इंडोनेशिया के अंतर्गत देखने को, मतलब बीच में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर बी हो गया। यहाँ देखिए जो आपका स्पेन है, स्पेन दिख रहा है, ये देखिए यूरोप के अंतर्गत, ये नीचे हो गया अफ्रीका, ये हो गया यूरोप, बीच में आपकी जिब्राल्टर की संधि, इधर हो गया भूमध्य सागर, इधर हो गया अटलांटिक सागर, उत्तरी अटलांटिक सागर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्पेन है, स्पेन के अंतर्गत मैड्रिड है, और मैड्रिड जो है मेसेटा पठार के अंतर्गत देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? मेसेटा पठार पर स्थित नगर है जो कि स्पेन की राजधानी है। देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए आपको लोकेशन भी देखने को मिलेगी। स्पेन है, स्पेन के इस साइड देखेंगे पुर्तगाल है, पुर्तगाल या पोर्चुगल हम बोल सकते हैं। नीचे आप देखोगे तो आपको अफ्रीका का यानी मोरक्को देखने को मिलता है, अल्जीरिया देखने को मिलता है, बीच में मेडिटेरियन सी मिलता है। उसके बाद देखिए मैड्रिड है स्पेन की राजधानी, इधर देखिए एंडोरा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, बिस्के की खाड़ी यहाँ पे आप देख लीजिए। मैड्रिड का पठार आप देख सकते हैं मेसेटा पठार में है, राजधानी है किसकी? स्पेन की। इसके अलावा इसे शाम का समय और चॉकलेटों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। बुखारेस्ट की बात करें, रोमानिया की राजधानी है। इसके अलावा देखिए बुखारेस्ट जो है यूरोप में सबसे तेज़ इंटरनेट कनेक्शन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। जामनगर गुजरात के अंतर्गत एक जिला है, कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है, और जामनगर को काठियावाड़ का गहना भी कहा जाता है। सिंगापुर की अगर बात करें तो एशिया, दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच ये स्थित है, और इसे सिंहों
या सिंहपुर या फिर जो है सिंहों का शहर भी कहा जाता है। आपको अगर मैं मैप में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए मैप में ले चलता हूँ मैं। ये देखिए ये हमारा जो है ग्लोब है, और ग्लोब के अंतर्गत देखें तो आपको जो है यहाँ नीचे चलोगे आप तो देखिए आपको सिंगापुर देखने को मिलता है ये वाला, ठीक है। ऊपर देख सकते हैं हम सिंगापुर के ऊपर, तो ये मलेशिया देखने को मिलता है, नीचे आपका इंडोनेशिया देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको दिखाता हूँ मैं, स्पेन की बात करें तो देखिए स्पेन की राजधानी मैड्रिड, और मैड्रिड बसा है मेसेटा पठार पर। इसके अलावा रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। रोमानिया की अगर बात करें, रोमानिया कहाँ है ये देखिए आप देख सकते हो, और ये बुखारेस्ट है, ठीक। और कौन सा शहर था हमारा, एक और शहर था जिसका नाम था जामनगर, और जामनगर हमारे भारत के अंतर्गत, हमारा प्यारा भारत, और हमारे भारत के अंतर्गत देखिए गुजरात, गुजरात के अंतर्गत जामनगर है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए अति मुलायम खनिज टाल्क या सोप स्टोन, ये मुख्यतः क्या है। इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम सिलिकेट। यह नमक के जैसा आप देख सकते हैं सोप स्टोन, मैग्नीशियम सिलिकेट, और ये अति मुलायम होता है, इसे टाल्क मैग्नीशियम सिलिकेट कहा जाता है। मैग्नीशियम सिलिकेट जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिलिकॉन का एक यौगिक है। इसके अलावा यह है सिलिकिक एसिड का मैग्नीशियम नमक है, और जिसमें अनिर्दिष्ट मात्रा में पानी होता है। इसका जो सूत्र होता है MgSiO3, इसे टाल के नाम से भी जाना जाता है, और ये कॉस्मेटिक उद्योग में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए सुमेलित यानी मिलाना है। मिलाना कैसे है, देखिए एक तरफ दिया संधि, जल संधि बोल सकते हैं। जल संधि का मतलब होता है दो बड़ी जल राशियों को मिलाने वाली छोटी जो रास्ता होता है जल का, उसे हम बोलते हैं जल संधि। तो देखिए ये किसी न किसी दो बड़ी जल राशि को मिलाती है। मान लो ये बड़ी जल राशि और ये बड़ी जल राशि, इन दोनों को मिलाने वाली जो रास्ता है जल का रास्ता, उसे हम जल संधि बोलेंगे। पर ये दो स्थल भागों को अलग भी करेगी, तो ये भी ध्यान रखना है। तो जिब्राल्टर जल संधि दिया है, इसके अलावा मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि, हारमुज। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। जिस जिब्राल्टर की बात करें तो जिब्राल्टर मैंने बताया था आपको, ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, पर दो बड़ी जल राशि को क्या करेगी, जोड़ेगी। तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगी, तो अलग करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए अफ्रीका और यूरोप के मध्य स्थित कौन है, जिब्राल्टर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। मलक्का की अगर बात करें तो मलक्का आपका इंडोनेशिया के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो देखिए इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य कौन स्थित है, आपका मलक्का, तो यहाँ हो गया 1। बेरिंग जल संधि होता है आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में, तो बेरिंग जल संधि देखिए एशिया और उत्तरी अमेरिका मतलब ये 4। और हारमुज की अगर बात करें तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो 3 1 4 2, 3 यहाँ पे देखिए 3 1 4 2, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आप यहाँ देख भी सकते हैं इसके अंतर्गत, और मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर की संधि, ऊपर देखेंगे तो आपको यूरोप देखने को मिलता है, नीचे देखेंगे तो अफ्रीका। इसके अलावा आप देखिए आपको हारमुज की जल संधि देखने को मिलती है, जो कि आपको फारस की खाड़ी यानी पर्सियन गल्फ, और आपको जो है ओमान की खाड़ी देखने को मिलती है। तो बीच में आपको क्या देखने को मिलती है, बीच में देखने को मिलती है आपको जो आपका हारमुज की जल संधि है। इसके अलावा देखिए आपको मलक्का जल संधि देखने को मिलती है यहाँ मलेशिया और इंडोनेशिया के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट एक और देखने को मिलती है आपको कौन सी, अब देखिए आपको बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि की अगर बात करें तो बेरिंग जल संधि यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये जो ग्लोब है वो हमारे देखने के लिए इतना है, पर वो आपस में जो है जुड़ा हुआ है। तो एक साइड हो गया एशिया और एक साइड हो गया उत्तरी अमेरिका, दोनों को अलग करने कौन काम करती है, ये करती है आपकी बेरिंग जल संधि। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाए। डायनासोर आप समझ सकते हैं, डायनासोर जो बड़े बड़े जीव हुआ करते थे, ठीक है, जो हमारे उत्पत्ति के पहले आए थे, ठीक। तो जो डायनासोर है, डायनासोर्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ उनका प्रूफ मिला होगा। तो हड्डियाँ मिली है, कहाँ मिली है, हड्डियाँ मिली मोन्टाना में। मोन्टाना हुआ करता था पहले, इसको कनाडा का नगर बोला जाता था, परंतु अभी वर्तमान में अगर देखें तो ये जो है आपका उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत ये वाला जो भाग है ये कहलाता है आपका मोन्टाना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जिससे मिसौरी नदी जो है यहाँ से गुजरी हुई है, देख सकते हैं आप। मिसौरी नदी जो है पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा यहाँ पे बनाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें चीन की, तो चीन जो है आपका मतलब हमारे पड़ोसी राज्य है, भारत का पड़ोसी राज्य है, मतलब पड़ोसी देश है चीन। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का निचला देश आप बोल सकते हैं। ब्राज़ील आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश बोल सकते हैं। यहाँ देखिए 2 से 3 वर्ग किलोमीटर यानी कि 3 किलोमीटर के वर्ग एरिया में आपको क्या मिला है, डायनासोर की बड़ी बड़ी हड्डियाँ मिली है। और विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है ये, डायनासोर्स का कब्रिस्तान इसे कहा जाता है।
सेकंड नंबर की अगर बात करें तो चीन में देखिए माले में जो है चीन का दूसरा स्थान देखने को मिला है। और गोबी मरुस्थल में डायनासोर के अंडे एवं उसके अवशेष भी मिले हुए हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ है आप देख सकते हैं, एशिया के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य कारक कौन सा उत्तरदायी था। तो देखिए नॉर्मली चंद्रमा की अगर बात करें तो उसका लाइट एक होता है, मतलब उसका लाइट तो नहीं होता, वो किससे लेता है, सूर्य से। तो वो हमारी पृथ्वी में चमकेगा, परंतु जितना पास में रहेगा उतना ही अधिक चमकेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूर रहेगा तो कम चमकेगा। जैसे हम लाइट के किनारे जाते हैं तो हम ज़्यादा चमकने लगते हैं, और लाइट के दूर जा रहे हैं तो हम कम चमकने लगते हैं। तो मैं दो चीज़ दिखाता हूँ आपको। ए हो गया हमारा सूर्य, और ये हो गई हमारी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी मतलब अर्थ बोल दीजिए। और हमारी पृथ्वी का भी एक चक्कर लगा रहा है जिसका नाम है मून। ठीक है, क्या लगा रहा है, मून। तो देखिए जब सूर्य पास में होगा, मतलब सूर्य के जब हम सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो कहीं ना कोई ऐसी स्थिति आती है जब हम सूर्य के किनारे होते हैं, और कभी न कभी एक ऐसी स्थिति आती है जब हम सूर्य के दूर होते हैं। यानी कि अर्थ जो है दो स्थिति होती है। एक स्थिति ऐसी होती है कि सूर्य के थोड़ा निकट आ जाएगी, और एक स्थिति ऐसी होती है जब सूर्य के दूर चली जाएगी। तो निकट वाली स्थिति को बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। सूर्य के, ध्यान रखना, सूर्य के निकट वाली स्थिति को बोलेंगे उपसौर। नॉर्मली अगर बात करें 14.98 करोड़, मतलब 15, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारी पृथ्वी है। पर कभी न कभी ये इससे कम हो जाता है, और कभी कभी इससे ज़्यादा हो जाता है। तो कम वाली स्थिति को बोलेंगे उपसौर, ज़्यादा वाली स्थिति को बोलेंगे अपसौर। ठीक है, उसके अलावा चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा भी हमारी पृथ्वी का आसपास चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा कभी न कभी पास हो जाता है, कभी न कभी दूर हो जाता है। तो जब वो पास हो जाता है तो उसे बोले उपभू, और जब वो दूर हो जाता है उसे बोलेंगे अपभू। तो जब पास में होगा तभी वो जो है ज़्यादा चमकेगा। तो कौन सी कंडीशन में चमकेगा, उपभू की कंडीशन में। कैसे, उपभू की कंडीशन में। राइट आंसर डी हो जाएगा। जैसे देखें चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसकी नॉर्मल दूरी की अगर बात करें तो 385 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और ये जो है पांचवा, मतलब जो सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है, यहाँ पे देख सकते हैं हम। और देखिए ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंतर्गत जो चंद्रमा थोड़ा कम दूरी पर है, और यहाँ पे चंद्रमा थोड़ी अधिक दूरी पर। तो इसे बोलेंगे अपभू और इसको बोलेंगे उपभू। इंग्लिश में बोले पेरिजी और इसको बोलेंगे एपीजी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ चुका और यहाँ डिस्टेंस कम, कम वाले को बोलेंगे क्या, उपभू, यानी कि चमकेगा ज़्यादा और यहाँ पे चमकना कम हो जाएगा। तो उपभू और अपभू आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उपभू की स्थिति क्या क्या हो सकती है और अपभू की स्थिति क्या क्या हो सकती है, आप एक बार पढ़ लेना। ज्वार भाटा के लिए भी काफ़ी उत्तरदायी होता है, आंसर भी देख लेना आप। इसके अलावा दो चीज़ मैंने बताया था आपको, उपसौर और अपसौर। तो ये हमारा जो है सूर्य, सन, और ये हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी जब घूमती है तो एक स्थिति ऐसी आती है जब डिस्टेंस अधिक हो जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब डिस्टेंस कम हो जाता है। कम वाले को बोलेंगे हम क्या, उपसौर। क्या बोलेंगे, उपसौर। और अधिक वाली बोलेंगे हम अपसौर। क्या बोलेंगे, अपसौर। दोनों स्थिति आपको देखने को मिली। उपसौर को पेरिहेलियन बोला जाता है और अपसौर को एपेलियन बोला जाता है। कब कब होती स्थिति, 3 जनवरी को देखने को मिलेगी क्या, उपसौर, जब जो है हमारा सूर्य, मतलब हमारी पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। और जब दूर की बात करें तो दूर में कब होती है, 4 जुलाई को। दोनों ही चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो है सुमेलित करना है। कील नहर है, सू नहर है, पनामा नहर है, सुएज नहर। तो यहाँ पे आपको मिलाना है। कील नहर की अगर बात करूँ मैं तो कील नहर जो है आपका मतलब एक प्रकार से बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ उत्तरी सागर या एल्ब एस्चुरी, एल्ब एक नदी है यूरोप में जो कि अपनी एस्चुरी बनाती है, तो वहाँ पे निकलती है जहाँ पे आपका उत्तरी सागर भी देखने को मिलता है, और ये बाल्टिक सागर तरफ से आती है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 2। सू नहर की अगर बात करें तो सू नहर आपका जो है देखने को मिलेगा। चलिए पहले देख लेते पनामा। पनामा नहर कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। पनामा नहर आपका जो है मैप में दिखाऊं मैं आपको, तो पनामा नहर की अगर बात करें, देखिए अटलांटिक महासागर और ये यहाँ पे कैरिबियन सी, दोनों को यहाँ पे जोड़ने को या जोड़ती एक प्रकार से। सू नहर आपका सुपीरियर झील और हुरून झील को जोड़ती है। कील नहर आपका देखिए बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी, इनको दोनों को जोड़ती हैं। और उसके अलावा सुएज नहर की अगर बात करें तो भूमध्य सागर और यहाँ पे आपको देखने मिलेगी लाल सागर, दोनों को जोड़ती है। तो यहाँ सुएज नहर की बात करें तो देखिए भूमध्य सागर, लाल सागर, यहाँ पे 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। पनामा की अगर बात करें तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ये इसका सही है। और सू नहर की अगर बात करें तो सुपीरियर झील और हुरून झील, तो ये हो जाएगा 2 4 3 1। तो यहाँ पे 2 4 3 1, इसका मतलब बी नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मैप में भी देख सकते हैं।
भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? असंतुलन मतलब होता है बैलेंस बिगड़ जाना। तो इनमें से अगर देखें तो वन उन्मूलन भी है, मरुस्थलीकरण भी है, बाढ़ एवं अकाल भी है, वर्षा की परिवर्तनीयता, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वन उन्मूलन है। क्या है? वन उन्मूलन। तो यहाँ देखिए वन उन्मूलन जो है क्यों? क्योंकि वनों की कटाई के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर जनसंख्या विस्फोट है, उसके कारण भी वनों की कटाई होगी। देखिए यहाँ पे असंतुलन की बात की जा रही, तो प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा, वो भी असंतुलन का कारण है। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, अपशिष्ट संचय, ये सब जो है पारिस्थितिकी असंतुलन के प्रमुख कारण है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वन उन्मूलन, वनों का अंधाधुंध विनाश। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो आपका तीसरा जो सेट है कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई रिक्वायरमेंट है, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।